मैं न्यू युवा परिवर्तन के जो सचिव और संस्थापक हैं जनाब राज़िक मलिक साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ स्टेज पे आए और हम सब लोगों को ये बताएं कि न्यू युवा परिवर्तन किस तरह से और कैसे इस शक्ल में आया और इसके पीछे मकसद क्या है। जनाब राज़िक साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। मैं आपको युवा परिवर्तन के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। हमसे बहुत लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई आपके पास ये सोच कहाँ से आई, कैसे आपने इस चीज़ के बारे में सोचा, कैसे इसका फाउंडेशन बनाया, कैसे इस चीज़ को आप लोग चला रहे हैं। मुश्किल से 15-20 मिनट का वक्त लूँगा मैं आपको। ये बात आज से लगभग 12-14 साल पहले की होगी। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था। हम लोग साथ में घूमना, खाना, महफिलें करना, महफिलों में जाना आम बात थी। बहुत मज़ा आता था बातचीत में। ज़्यादातर कौम की परेशानियों का जिक्र होता था। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि हमारे लिए तो ये सिर्फ एक मशगला बना हुआ है, टाइम पास का ज़रिया बन गया है। जैसे लोग फुटबॉल मैच या फिल्मों का तस्करा करते हैं, ठीक उसी तरह हम सभी लोग वो बात ना करके कौम की परेशानियों का जिक्र कर अपने आप को कौम का हमदर्द समझने लगे। जिक्र चलता रहा, वक्त बीतता गया। अचानक फिर एक दिन इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि सबसे अनपढ़ कौम का धब्बा हमारे माथे पर है, 42.7% के साथ में। तो मैंने अपने आप को ये दिलासा देने लगा कि हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए ऐसा होगा। फिर मैंने पूरी खबर पढ़ा तो पता चला कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जो कौम है वो भी अल्पसंख्यक है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। जो सबसे अनपढ़ है वो मुसलमान है। तब मुझे ये बात थोड़ी सी चुभी कि ये बात फिक्र करने की है। फिर मैंने और खंगाला तो देखा कि हर चौथा भिखारी मुस्लिम। आप स्लाइड शो देख सकते हैं स्क्रीन पर। हेलो। 2016 में पेश की गई शैक्षणिक रिपोर्ट में मुसलमानों के माथे पर मुल्क की सबसे अनपढ़ कौम का धब्बा लगा और बताया गया कि मुस्लिमों की कुल आबादी का 2.75% हिस्सा ग्रेजुएशन या उससे ज़्यादा शिक्षित है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 36.65% है। वहीं मुल्क की दूसरी अल्पसंख्यक कौम जैन, जिनकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। मैं जो आपको ये आंकड़े बता रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। देश की कुल आबादी में मुसलमान 13.4% है पॉपुलेशन के हिसाब से, मगर प्रशासनिक सेवाओं में सिर्फ 3% है। विदेश सेवा में 1.8% है और पुलिस सेवा में सिर्फ 4% मुस्लिम अधिकारी है। मुआशरे में एजुकेशन को लेकर जो लापरवाही उस वक्त थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। आज हालात थोड़े अलग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पिछले 8-10 सालों में हमारी स्थिति में कुछ सुधार हुआ, ऐसा मुझे महसूस होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने हमारे हालात बयान करते हुए बताया था कि मुल्क में हमारे हालात शेड्यूल कास्ट से भी बदतर है। इसका जिम्मेदार कौन है या इसकी वजह क्या है? क्या इन सब बातों पर बहस करने का वक्त या किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इसका ठीकरा फोड़ने का वक्त अब जा चुका है और उससे कुछ हासिल भी नहीं है। ये सब बताने का मकसद कौम की बुराई करना नहीं है, हकीकत से वाबस्ता करना है, क्योंकि जब तक हम बीमारी नहीं जान पाएंगे तब तक सही इलाज कैसे करेंगे। कौम की बुराई तो सब करते आए हैं और करते रहेंगे। सवाल ये उठता है कि अगर आपको कौम का सही दर्द है तो इस बुराई को दूर करने के लिए आपने और हमने क्या किया, या सिर्फ हम भी उसी भीड़ में शामिल रहे जो सिर्फ टाइम पास के लिए कौम की बुराई करती है। फिर एहसास हुआ कि प्रॉब्लम पर आप कितनी भी बात करें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम उसके सॉल्यूशंस पर काम करेंगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा, कम होगा लेकिन होगा। फिर हमने मिलकर छोटे मोटे खिदमत के काम जैसे प्लांटेशन, कंबल बांटना, ऐसे काम करना शुरू किया। पैसों से हमारे एक साथी हैं
सिराज भाई जो इन सब कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो हमारी हर मुमकिन मदद करते रहे। अल्लाह पाक उनकी कमाई में बरकत दे। लंबे वक्त तक ये छोटे मोटे काम करते रहे, लेकिन हमें समझ आया कि ये कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं। फिर हम लोगों ने अहद किया कि फुल फ्लैश में इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं, जिसमें तन मन धन से उतरना था। वैसे ही हमारे लोगों ने हमसे किनारा करना शुरू कर दिया। इस पूरे वाक़े में सबसे मज़े की बात यह है कि जब हम मैदान में उतरे थे तो करीब 14 लोग थे, लेकिन जब हमने कंस्ट्रक्टिव वर्क करना शुरू किया तो सिर्फ 4 लोग इस काम में बाकी रहे। उनमें फारूक भाई, शानू भाई नोनिया वाले, अबुल हसन साहब जिन्होंने हमारे अंदर खिदमत का जज्बा भरा, सिराज भाई स्मार्ट इंश्योरेंस RTO एजेंट, और मैं। हम 4 लोग बचे। फिर हमने मशवरा किया कि सिर्फ 4 लोग कैसे काम करेंगे। फिर दिमाग में एक शेर आया, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हम काम करने वाले लोग हैं। हमने अहद किया इंशाल्लाह हम हर हाल में काम करेंगे। कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, उनमें से कुछ रुकेंगे भी, लेकिन हमारे कदम साबित रहेंगे। हमें हर हाल में काम करना है, किसी के साथ भी और किसी के बिना भी। हमें अंदेशा था कि आगे का रास्ता तकलीफ और कांटों से भरा होगा। तय हुआ कि अहद करो, कोई बीच रास्ते से वापस नहीं लौटेगा। अपनी कश्तियों को जला दो, वापसी का कोई रास्ता ना बचे। ये कदम कदम बलाएं, ये सवादे कुएं जाना, वो यहीं से लौट जाएं जिसे जिंदगी हो प्यारी। इस बीच मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। मैंने महसूस किया कि इस आदमी के अंदर कौम की भलाई की तड़प के लिए बहुत ज़्यादा जुस्तजू है, लेकिन उससे जब भी किसी संस्था या समिति NGO का जिक्र करो तो वो आदमी भड़क जाता था कि मेरे सामने ये समाज सेवा, कौम, ऐसे शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना। मैंने बहुत समितियों के साथ काम करके देख लिया हो, सब 4 दिन का जोश रहता है। जो बेचारा काम करता है लोग उसी के ऊपर सब छोड़ देते हैं। या तो लोग 4 दिन में काम करना बंद कर देते हैं, या फिर पैसा कमाने के मकसद से संस्था बनाते हैं, और मैं इन दोनों चीज़ों के खिलाफ हूँ। इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। मुझे ऐसा लगा, अंदरूनी तौर पर समझ आया कि असल में उनका भड़कना कौम का दर्द था समाज के प्रति। फिर उन्होंने यकीन दिलाया फिर हम लोगों ने उन्हें यकीन दिलाया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस संस्था को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है। हमारा मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होगा। अबुल हसन साहब ने कहा कि आप एक बार हम पर भरोसा करके देखिए, और फिर वो शख्स पूरी ताकत के साथ हमारे साथ उठ खड़ा हुआ। आज हालात ये हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, ना कि वो हमारे साथ खड़े हैं। आज के कार्यक्रम अध्यक्ष यही जनाब है, और युवा परिवर्तन का कोई भी काम उनकी मौजूदगी के बिना मुकम्मल नहीं हो पाता। एक बार आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जोरदार तालियां जनाब अयाज अहमद सिद्दीकी साहब के लिए। इस बीच एक शख्स है, युवा परिवर्तन हमेशा उनका एहसानमंद रहेगा, और उन्हीं की वजह से हम लोग आज इस मुकाम पर। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मना किया नाम लेने के लिए। जब हम लोग इधर उधर घूमकर भटककर काम करते थे, तो इस बीच उस शख्स ने कहा, आप लोग इंसानियत के लिए इतनी बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं, आप एक ऑफिस क्यों नहीं ले लेते, इधर उधर भटक कर मीटिंग करते रहते हो। हमने कहा कि जनाब हमारी इतनी इस्तेताअत नहीं है कि हम किराया दे पाएँ, और अगर ऑफिस होगा तो उसे खुला रखने के लिए कोई लड़का भी होना चाहिए, उतना हम इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे। उस शख्स ने हमें कहा कि आप फिक्र क्यों करते हो, मेरी जगह आप इस्तेमाल करिए जो बीच बस्ती में है, और आपको काम भी इन्हीं बस्ती वालों के लिए भी तो करना है। मुझे उस जगह का कोई किराया नहीं चाहिए। फिर वह जगह उन्होंने हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दी, जिसे हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका वो हमसे कोई किराया नहीं लेते। फिर उस जगह को हमने ऑफिस बनाने का काम शुरू किया ही था कि मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया और ऑफिस का काम वहीं रुक गया। पहला लॉकडाउन अचानक से लगा और दुनिया जैसे रुक सी गई, जो जहाँ था वहीं फंस गया। रोज़मर्रा के कमाने खाने वाले दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। फिर हमें एक शख्स के बारे में खबर लगी कि वह बहुत बेहतरीन डिज़ाइन के साथ खाने का इंतज़ाम लोगों के लिए कर रहा है। उसने एक ऐसा जाल बुना है कि जिस किसी को खाने की ज़रूरत होगी उसको अपने आधा किलोमीटर के दायरे में खाना बिल्कुल मुफ्त में घर पहुंचकर मिल जाएगा। हम सभी लोग इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए और
एक नौजवान इतनी शिद्दत से खाने के काम को वेल प्लान तरीके से कर रहा है, फिर हम खाने के काम में उस शख्स के साथ जुड़ गए। इस तरह से वो शख्स युवा परिवर्तन का एक मजबूत हिस्सा बना। कभी उसने सैनिटाइजर मशीन बनाकर गिफ्ट दी, कभी उसने सैनिटाइजर बाइक बनाकर अपना समाज को योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां जनाब हुज़ैफी खान साहब के लिए। युवा परिवर्तन के लिए एक शेर बताता हूँ आपको, सभी लोग जानते हैं। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। जून 2020 में लॉकडाउन खत्म हुआ। ऑफिस का काम कंप्लीट होते ही हमने एक शख्स से बात की। वो ऑफिस में बैठने के लिए राजी हो गए। उनका भी मकसद खिदमत अंजाम देना था, ना कि पैसे कमाना। फिर उन्होंने ऑफिस को अपनी मेहनत से, लगन से चमन बना दिया। वक्त का कभी कोई ख्याल नहीं किया, चाहे सुबह के 8 बजे हो या रात के 12 बजे हो। हर वक्त युवा परिवर्तन की खिदमत में वो शख्स हाजिर रहा। यहाँ तक कि दूसरी लहर में जब लोग दरवाजे से बाहर निकलने में डर रहे थे, ऐसे वक्त में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही थी, तो रात रात भर जाकर आपने सिलेंडर सप्लाई किया बिना किसी पर्सनल फ़ायदे के। इन्फेक्टेड लोगों के बीच हॉस्पिटल जाकर उनके नाश्ते और खाने के इंतज़ाम को पूरा किया। अल्लाह पाक आपकी मेहनत कबूल फरमाए। एक बार ज़ोरदार तालियां युवा परिवर्तन कार्यालय के पूर्व संचालक शहबाज सिद्दीकी साहब के लिए, जिन्होंने हमें ऑफिस दिया। उनकी बहन के बच्चे हमारी समिति का हिस्सा है और समिति में पद पर भी है। आप हमसे ऑफिस का किराया तो नहीं लेते, बल्कि ऑफिस का बिजली बिल भी हमारे हाथ लगने से पहले पेड कर देते हैं। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मिर्ज़ा इशराक बेग साहब एक ऐसी हस्ती हैं जो हमेशा न्यू युवा परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर इमरान साहब, डॉक्टर फरहान अंसारी, डॉक्टर शाहिना अनफी मैडम, ये सभी लोग न्यू युवा परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है, जिनका मकसद सिर्फ खिदमत को अंजाम देना है। इन सभी लोगों की मदद से हमने न्यू युवा परिवर्तन क्लिनिक की शुरुआत की है। अभी कुछ लड़खड़ा कर चल रहा है, कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम से। इंशाल्लाह महीने 2 महीने में हम लोग उसको ट्रैक पर ले आएंगे। उस क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये है कि हर रोज़ 2 घंटे के लिए एक डॉक्टर बिना किसी फीस के अपनी खिदमत वहाँ अंजाम देंगे। तो हफ्ते में 6 दिन वो क्लिनिक वहाँ खुलेगा। रोज़ अलग अलग डॉक्टर रहेंगे। जो भी लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद उनसे हम 30 रुपये फीस चार्ज करते हैं। उनका इलाज होता है, साथ में दवाइयाँ भी उनको दी जाती है, चाहे होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो। जितना हमसे हो सकता है कोशिश करते हैं कि उनको दवाइयाँ भी फ्री में दे सकें। आप लोग दुआ करिए कि युवा परिवर्तन क्लिनिक का काम पटरी पर आ जाए, रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएं, जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। क्योंकि आज के दौर में मेडिकल एक सबसे बड़े खर्च वाला काम है, जो अचानक से आता है। आदमी उसके लिए फाइनेंशियल प्रिपेयर नहीं रहता है। कई बार लोग अपना घर बार बेचकर अपना इलाज करवाते हैं। जनाब अहमद नवाज कुरैशी साहब हमारी समिति का एक हिस्सा है, जो कौम के सबसे बड़े मसले डॉक्यूमेंटेशन पर अपनी पकड़ रखते हैं और न्यू युवा परिवर्तन के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब मैं आज के मेहमान साहब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग स्टेज पर आएं। सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा अब्दुल रऊफ शेख साहब। उनसे गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर आएं। आपके इस्तकबाल के लिए मैं जनाब मोहम्मद सिराज साहब और शेख फारूक साहब को बुलाऊँगा। जनाब रिंकू सिद्दीकी साहब और अयाज अहमद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा शान भाई आप अब्दुल रऊफ साहब को लेकर आइए। एक बार जोरदार तालियां जनाब अब्दुल रऊफ साहब के लिए। मुझे नहीं लगता कि छिंदवाड़ा वालों के लिए किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज है। आप नागपुर के रहने वाले हैं, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। माशाल्लाह
महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। आप CSRE नाम से एक संस्था चलाते हैं। आज जिस मकाम पर आप न्यू युवा परिवर्तन को देख रहे हैं, दरअसल उसका फॉर्मेशन CSRE ग्रुप नागपुर के इंस्पिरेशन से हुआ है। न्यू युवा परिवर्तन को न्यू युवा परिवर्तन बनाने के पीछे दरअसल आप जनाब अब्दुल रऊफ शेख साहब, जनाब एडवोकेट रहमत अली साहब, जनाब मुश्ताक खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं आज के मेहमान जनाब मुजीब सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपका इस्तकबाल करने के लिए मैं खिज़र अहमद साहब और रिंकू सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि इनका इस्तकबाल करें। आप मुजीब सिद्दीकी साहब मिनरल इकोनॉमिस्ट हैं, इसके अलावा आप कैरियर काउंसलर हैं, आप नागपुर के रहने वाले हैं, खिदमत के काम को अंजाम देते हैं। मिस्टर सिद्दीकी मिनरल इकोनॉमिस्ट है IBM में। अब मैं आज के प्रोग्राम के विशेष अतिथि जनाब महबूब खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। महबूब खान साहब छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। वर्तमान में आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी जनपद पंचायत CEO सिवनी हैं। आपके इस्तकबाल के लिए मैं जनाब अहमद नवाज कुरैशी और जनाब राजिक अली साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, जो युवा पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी आपके फैन हैं। यहाँ तक कि आपके फैन की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी जी का भी है, जो आपके मुरीद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपके इस्तकबाल के लिए मैं स्टेज पर न्यू युवा परिवर्तन के संस्थापक सदस्य जनाब अयाज अहमद सिद्दीकी साहब और जनाब अबुल हसन साहब को बुलाना चाहूँगा। आपने वो कर दिखाया जो आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता। मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय विक्रम आगे जी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आएं और 2 शब्दों से बच्चों को इंस्पायर करें। राहुल भी आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पर आए। राहुल मालवी जी का इस्तकबाल के लिए मैं शेख फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि आप राहुल भैया का इस्तकबाल करें। युवा परिवर्तन क्लिनिक के संचालन में और युवा परिवर्तन को नगर निगम से लेकर या किसी भी टेक्निकल काम में कोई अगर परेशानी आती है तो आपका हमारे परिवर्तन के लिए हमेशा मजबूत सपोर्ट है।